गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर जो पॉपुलेशन रिलेटेड थ्योरीज थी उसमें हमने माल्थस के ऊपर चर्चा की थी। उसी प्रक्रिया में आज हम एक नया टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन थ्योरी डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। ये जो विषय है जनसंख्या का जो स्तर है कि जनसंख्या अधिक कम या न्यून होने की जो प्रक्रियाएं हैं और उसके लिए मृत्यु दर जन्म दर किस तरह से जिम्मेदार होती हैं, उन सब के ऊपर इस पॉपुलेशन ट्रांजिशन या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो कॉन्सेप्ट है उसमें चर्चा की गई है। ये जिस तरह से माल्थस या मार्क्स या अन्य जनांकीय जो विद्वान थे जिन्होंने थ्योरीज दी, उन थ्योरीज के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके सॉल्यूशन के लिए सलाह देना, उस तरह से नहीं कह सकते इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, क्योंकि ये किसी भी देश की जनसंख्या का जो स्तर है उसको प्रदर्शित करने का काम करती है। किस तरह से जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, जिसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर जैसे कारकों को यहाँ पर सर्वाधिक महत्व दिया गया है, उनके ऊपर चर्चा की गई है। जो विभिन्न विद्वान थे जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, और इन जन्म दर और मृत्यु दर के ऊपर विकास की अवस्थाओं का या तकनीकी विकास, चिकित्सीय विकास, परिवहन की सुविधाओं का विकास, नवाचारों का प्रसार, इनोवेशन का जो प्रसार होता है, उनका किस तरह से देखने को मिलता है, उन सब चीजों को भी ये स्पष्ट करता है। लेकिन इस थ्योरी को या इस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझें उससे पहले जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। उनके परिभाषक स्तर के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिससे कि कुछ चीजें इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को समझने में, साथ ही पॉपुलेशन की जो थ्योरीज हैं उनको समझने में, या पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग जो चैप्टर्स जिनको हम डिस्कशन करेंगे यहाँ वीडियोज के माध्यम से, वहाँ पर बार बार उन शब्दावलियों का उपयोग किया जाएगा। जन्म दर का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो जीवित जो जन्मे बच्चे होते हैं उनकी संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर की बात करते तो स्पेसिफिक क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको हम मृत्यु दर कहते हैं, क्योंकि ये बार बार डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन जो कॉन्सेप्ट है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। प्राकृतिक वृद्धि दर की जब हम बात करते हैं या जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में किस तरह का जो संबंध है वो हमें देखने को मिलता है। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और जब हम प्रजनन दर की बात करते हैं तो 15 ईयर्स यानी 15 साल से 49 ईयर्स 49 वर्ष के बीच में जो बच्चे पैदा करने में जो सक्षम आयु मानी जाती है, वहाँ 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जो जीवित जन्मे बच्चे होती हैं उनकी संख्या को हम प्रजनन दर कहते हैं। जब शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1000 शिशु को जन्म देने में मरने वाली जो महिलाओं की जो संख्या होती है उसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं। लिंग अनुपात की जब हम बात करते हैं, सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया और एक निश्चित टाइम के अंदर जो स्त्रियों की संख्या होती है, इसीलिए जब हम भारत के
सेक्स रेशियो की बात करते हैं या किसी भी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो वो स्पेसिफिक एरिया हो जाता है समय विशेष के अंदर, क्योंकि उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी स्त्रियों की संख्या होती है उसे हम सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात कहते हैं। जनसंख्या की आयु संरचना की जब हम बात करते हैं तो कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के जो व्यक्तियों का जो अनुपात होता है उसको यहाँ पर आयु संरचना के अंदर शामिल किया जाता है। वो 0 से 15 हो सकता है, 15 से 25 या 25 से 35 हो सकता है। वो अलग अलग वर्गों के अंदर उसको क्लासिफाई करके उसका हम अध्ययन करते हैं। प्राश्रितता का अनुपात की जब हम बात करते हैं, जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए जो काम कर रहे हैं, जो कार्यशील जनसंख्या होती है उसके ऊपर जो प्राश्रित होते हैं, जिस पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे बुजुर्ग जो होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, वो तो उनके जो वर्किंग जो लोग होते हैं उनके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी होती है, तो उसको हम प्राश्रित जो जनसंख्या है उसके अंदर शामिल किया जाता है। जो कार्यशील जो वर्ग की बात करते हैं तो 15 से 64 वर्ष के जो लोग होते हैं उनको हम कार्यशील वर्ग के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन जो बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम प्राश्रित के अंदर शामिल करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, वहाँ पर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट जो की बात करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक वर्ष के अंदर जो जीवित जन्म होते हैं और किसी क्षेत्र विशेष के मध्य में वहाँ की जो कुल जनसंख्या होती है मल्टीप्लाई 100 उसको अशोधित जन्म दर कहते हैं। जबकि अशोधित मृत्यु दर का मतलब होता है कि किसी वर्ष विशेष में जो मृतकों की जो संख्या होती है और उस वर्ष, जिस वर्ष में हम मृतकों की संख्या को देख रहे हैं वहां पर, तो उस वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उस वर्ष विशेष के मध्य में जो एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन होती है मल्टीप्लाई बाय 1000, उसी को हम अशोधित मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। अब यहां हम इस डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी है, जनांकीय जो संक्रमण जो सिद्धांत है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो पहलू थे, यहाँ जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, तो अगर हम परिभाषित स्तर की बात करें, जनांकीय संक्रमण की बात करें, तो किसी देश में जनसंख्या की जो परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं और वो परिवर्तन किस आधार पे होता है, वो परिवर्तन जन्म दर के आधार पे हो रहा है या मृत्यु दर के आधार पे हो रहा है। क्योंकि जब इन जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की बात की गई थी तब प्रवास को इन्होंने शामिल नहीं किया था, केवल डेथ रेट और बर्थ रेट, ये जो दो कारक है उनके ऊपर ही, उनके आधार पर ही किसी क्षेत्र में या किसी प्रदेश में या देश में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उनको जनांकीय संक्रमण के जो विभिन्न जो स्तर होते हैं उसके अंदर शामिल करते हैं। अब जनसंख्या की जो वृद्धि है या संक्रमण की जो विविध अवस्थाएं जो होती हैं उनको यहाँ हम संक्रमण सिद्धांत के अंदर शामिल करते हैं। अब यहाँ ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो एज ए कॉन्सेप्ट जो प्रादुर्भाव हुआ वो सबसे पहले 1909 के अंदर जो विद्वान थे, जनांकीय विद्वान थे, लॉन्ड्री के द्वारा किया गया। लेकिन जो विस्तृत या उसको संशोधित करते हुए उसकी जो बात की सबसे बड़ा जो योगदान है वो थॉमसन और नोटिस्टीन का है। 1929 में W.S. थॉमसन ने इसके अंदर अपना रोल प्ले करा और फिर इसके अंदर संशोधन करते हुए 1945 के अंदर F.W. नोस्टीन ने अपने जो विचार थे इसके संदर्भ में रखे। लेकिन यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर हमेशा ही महत्वपूर्ण जो कारक थे इन जनसंख्यीय संक्रमण की अवस्थाओं को निश्चित करने का, सुनिश्चित करने का, वो ये बने रहे। और थॉमसन, इसीलिए हम ज़्यादा जब हम से कहते हैं कि जनांकीय डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट किसने दी, तो नाम आता है थॉमसन और नोटिस्टीन। यहाँ एक चीज जो हमें देखने को मिली, जो कि जब संशोधन किया नोटिस्टीन ने और इन्होंने एक बात कही F.W. नोस्टीन ने, देयर इज ए क्लोज लिंक बिटवीन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दोज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ नोटिस्टीन का जो सबसे बड़ा जो योगदान था वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसका जो प्रभाव है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए
यहाँ जब हम कहते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन संक्रमण की जो विभिन्न अवस्थाएं जो जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पे हम तय कर रहे हैं, तो इस जन्म दर और मृत्यु दर के ऊपर जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो वो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो उसको निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो विभिन्न स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं, उसके अंदर हम एक तरह से डेवलपमेंट नहीं है, वहां से हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उसका जो प्रभाव है पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर क्या पड़ता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि किस तरह से डेमोग्राफिक संक्रमण की आरंभिक अवस्था, जहां पर अशिक्षा है, वहां पे जो अधिकांश जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वहां पर जो ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके बाद लोग लिटरेट होते हैं, लिटरेट होने के बाद अर्बनाइजेशन की प्रक्रियाएं होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न तरह के जो सेक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, इनोवेशन का प्रसार होता है। वो सब चीज़ें किस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करती है, ये संक्रमण की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसके अंदर हम स्पष्ट करेंगे। अगर हम देखें तो 300 वर्ष पूर्व जो पूरी दुनिया जो थी, या हम ये कहें कि अगर विश्व का एक जनरलाइज हम बात करें, तो यहाँ सभी जो देश थे या पूरे उसमें एक तरह की जो प्रारंभिक स्टेज की जो हम बात करते हैं, जिसमें अशिक्षा या रूरल एरियाज की बात करते हैं, या एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकोनॉमी होती है उसकी हम बात करते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थितियाँ पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिली थी। और ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी दी गई, ये एज ए कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो ये बहुत मतलब जब इन विद्वान थॉमसन और नॉटिस्टिन ने दिए, तो उनका जो अध्ययन का जो आधार था भले ही एम्पेरिकल था, लेकिन वो दायरा केवल यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो इनके अनुभव थे उसके ऊपर आधारित थे। यानी इनका जो अध्ययन का जो आधार था वो इन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विशेषकर जो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं, तो उनके जो इनके एक्सपीरियंसेस थे उनके आधार पर इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ या इसको इन्होंने आगे बढ़ाया। अब यहाँ जो स्टेजेस की बात करते हैं, कुछ यहाँ एक 3 स्टेज की बात भी करते हैं, कभी हम जो सेकंड जो स्टेज है इसकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट की उसको पुनः 3 भागों में बांट देते हैं। तो 3 या 5 जो विभिन्न अवस्थाएं हैं इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक मैं बात करना चाहूँगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो जब थॉमसन या नॉटिस्टिन ने 1929 या 1945 के अंदर अपने विचार दिए, तो अपने ब्रेन को उन तात्कालिक परिस्थितियों के साथ रखकर आप इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। लेकिन जब उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट दी और उसका वर्तमान में क्या किसी भी देश में या उस देश के किसी क्षेत्र के अंदर क्या इस तरह के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेजेस हम देख सकते हैं, ये आप अपने अनुभव से आप जो पढ़ते हैं उसके आधार पे आप जब तय करेंगे, तब आप किसी भी चीज को समझने का और समझाने का, जब एग्जामिनेशन में आपसे सवाल किया जाता है तो केवल इन कॉन्सेप्ट को रट के लिख देने से मार्क्स नहीं आते। आपको उन कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेबल लेवल पे, आपको व्यवहारिक धरातल पर क्या हम उन स्थितियों को देख पा रहे हैं, एज ए केस स्टडी आप किसी भी स्टेट के हैं, आप राजस्थान के हैं, आप पंजाब के हैं, आप बिहार के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, तो वहाँ विभिन्न लेवल पर जो स्टेजेस अलग अलग जगह में देखने को मिल सकती हैं। कुछ जो जिले होते हैं वो पिछड़े होते हैं, कुछ जिलों के अंदर जो ट्राइब्स होती हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलता है, कुछ जिलों के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ पर इन डेमोग्राफिक जो स्टेजेस हैं वो हमें अलग अलग देखने को मिल सकती हैं। तो उस तरह के व्यूज़ जब आप एग्जाम में देते हैं तो आपका एक अप्लाइड फॉर्म के अंदर आपका आंसर निकल के आता है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्या आप व्यवहारिक धरातल पर लागू कर पा रहे हैं, तो ये चीजें तब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब आपसे सिविल सर्विसेज की हम बात करते हैं तो वहां पर आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के आधार पर भारत के जो विभिन्न स्टेट जो हैं, राज्य जो हैं, वो किन किन अवस्थाओं में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन सवालों को आपको इस पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर
उस तरह का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। अब यहाँ हम स्टेज फर्स्ट की हम यहाँ बात करना चाहेंगे। हम 5 स्टेज हैं इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। तो सबसे पहले जो स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 के अंदर जिसको हम आदिकालीन जनांकी की अवधि भी कहते हैं, और या हम प्रिमिटिव डेमोग्राफिक रिजीम कह सकते हैं, अवधि कह सकते हैं। तो इस फर्स्ट स्टेज के अंदर, ये फर्स्ट स्टेज की जब हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की पूर्व की जो अवस्थाएं थी वहां हम इसको लागू कर सकते हैं, या 300 वर्ष पूर्व प्राय सभी देश इस स्थिति में, जिसकी बात हमने पूर्व में भी करी। और यहाँ जो लिटरेसी थी बहुत कम थी, लोग गाँव में रहते थे, उनकी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, प्राइमरी जो एक्टिविटीज थी वही ज़्यादा प्रभावी रही। तो यहाँ एक तरह से हम डेवलपमेंट के स्तर की बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट उस तरह का नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो बात ही नहीं थी। तो यहाँ इस स्टेज फर्स्ट के अंदर जो स्थितियाँ थी, किसकी जन्म दर और मृत्यु दर की जब हम बात करते हैं तो वो एक तरह से यहाँ पर डेथ रेट भी ज़्यादा थी और यहाँ की जो बर्थ रेट जी थी वो दोनों ही ज़्यादा थी। इस कारण से यहाँ या तो पॉपुलेशन जो है बहुत ग्रोथ जो थी बहुत कम थी और बहुत स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा थी। तो दोनों एक दूसरे को, एक तरह से मृत्यु दर ज़्यादा हो रही थी तो जन्म ज़्यादा होने के बावजूद भी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वृद्धि हमें देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ थी नहीं, और लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी कम थी, तो उनके इकोनॉमिकली वो लोग इतने साउंड नहीं थे कि वो इस जो मृत्यु दर को वो रोक पाएं। तात्कालिक जो सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थितियां थी वो वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी कॉन्सेप्ट जो थी वो देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण बच्चों के प्रति या बच्चों की संख्या का जो दृष्टिकोण था तात्कालिक सामाजिक सांस्कृतिक, उसमें अधिक बच्चों की जो अवधारणा थी वहाँ पर हमें लागू मतलब देखने को मिलती है। ये स्थितियां आज भी वर्तमान में, मैं यहीं पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये स्थितियां आज भी जो ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे लिटरेसी कम है, जहां पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, वहां पर आज भी जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। या वहां पर अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहां पे डेथ रेशियो जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब स्टेज सेकंड की हम बात करें, ये द्वितीय अवस्था की बात कर रहे हैं हम। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो कॉन्सेप्ट है उसकी द्वितीय अवस्था को एक्सप्लेन करने के लिए इसको हम 3 स्टेजेस के अंदर हम बात कर सकते हैं। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं 5 अवस्थाओं के अंदर उसको हम अध्ययन करते हैं। तो सेकंड स्टेज को हमने 3 उसमें बांटा, एक प्रसरणशील एक्सपेंडिंग, दूसरी परवर्ती प्रसरणशील लेट फ्लक्चुएटिंग, और निम्न परिवर्तनशील लो फ्लक्चुएटिंग जो स्टेज है उसके अंदर हम उसको शामिल करते हैं। जो पहली जो या ये कहें कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड फेज की पहली अवस्था कह लीजिए, या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की दूसरी स्टेज कह लीजिए, जिसको हम एक्सपेंडिंग या यूथफुल डेमोग्राफिक रिजीम या अवधि के अंदर शामिल करते हैं। यहाँ जो हमें चीज देखने को मिली, यहाँ जो डेथ रेशियो था और जो और बर्थ रेट जो थी, डेथ रेट और बर्थ रेट में एक बड़ा परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिला इस प्रसरणशील उसके अंदर, कि जो डेथ रेट के अंदर जो है वो गिरावट आने लगी, और वो कम होके जो पहले 37 पर 1000 के लगभग एक तरह से डेथ रेट और बर्थ रेट यानी जन्म दर और मृत्यु दर जो थी वो लगभग 35 से 37 प्रति हजार थी। वो यहाँ पे डेथ जो थी वो डिक्लाइन होके वो 20 प्रति हजार के ऊपर या 20 पर 1000 आ गई। लेकिन जो बर्थ रेट थी उसके अंदर जो गिरावट थी वो देखने को नहीं मिली, वो लगभग उतनी 35 पर 1000 हमें देखने को मिली। इसका मतलब ये था कि जन्म दर जो थी वो उतनी ही बनी रही, लेकिन मृत्यु दर जो थी वो धीरे धीरे या ये कहें कि उसके अंदर एक शार्प डिक्लाइन या तेजी से गिरावट देखने को मिली। उसका कारण ये रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो अवस्थाएं थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशनल का लोगों का जो स्तर था
वो उच्च हुआ। लेकिन हमेशा आप एक चीज हमेशा देखने की बात है कि चाहे आज वर्तमान में भी हम बात करें तो हमारी जो जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि वर्तमान में भी कि यहाँ एक पुरुष प्रभुत्व समाज की स्थितियां देखने को मिलती हैं। लड़कों के प्रति एक ये है कि परिवार में एक लड़का होना चाहिए। तो ये जो सामाजिक और जो जटिलताएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक और गहराइयों से जुड़ी हुई हैं, ये पॉपुलेशन कंट्रोल को नियंत्रित करने में बाधक बनी हुई है। तो ये स्थितियां जब शुरू के अंदर डेथ रेट जो है वो कंट्रोल हुई, लेकिन तात्कालिक जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो होता है उसमें जो परिवर्तन होता है बहुत स्लो होता है। उसके कारण यहाँ पर जो जन्म दर थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो उतनी ही तेजी से बनी रही। लेकिन मृत्यु दर के अंदर गिरावट आने से यहाँ पर जो जनसंख्या थी बड़ी तेजी से उसके अंदर जो ग्रोथ है, एक तरह से जनसंख्या विस्फोट की जो स्थितियां हैं वो हमें इस सेकंड स्टेज के अंदर या दूसरी स्टेज की पहली अवस्था के अंदर हमें देखने को मिली, जिसको हम एक्सपेंडिंग या यूथफुल डेमोग्राफिक रिजीम कहते हैं। तीसरी जो अवस्था है जिसको हम लेट एक्सपेंडिंग डेमोग्राफी कहते हैं, या सेकंड अवस्था की जो सेकंड अवस्था है उसको जिसमें परवर्ती प्रसरणशील जो अवधि है, रिजीम जो है, उसको हम शामिल करते हैं। यहां अब जाकर जब और सामाजिक चेतनाओं का प्रसार हुआ, नवाचारों का प्रसार हुआ, एक सोच में परिवर्तन की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिली, तो यहाँ जो है बर्थ रेट के अंदर भी गिरावट आई। लेकिन वो गिरावट उतनी नहीं थी जितनी कि जो डेथ रेट में थी, लेकिन फिर भी दोनों में जो गिरावट है उसमें एक व्यापक हमें परिवर्तन देखने को मिला। और ये जो डिक्लाइन जो हुआ बर्थ रेट के अंदर या जन्म दर में, वो 17 से 18 प्रति हजार या 17 to 18 पर थाउजेंड, जबकि जो लो डेथ रेट जो थी, मृत्यु दर जो थी, वो 13 से 15 पर थाउजेंड या 13 to 15 पर थाउजेंड या 13 से 15 प्रति हजार हमें देखने को मिला। तो आप ये अंतर देखिए, 17 से 18 पर थाउजेंड और 13 से 15 प्रति हजार के ऊपर हम ये देखने को मिल रहा है। इस तरह से हम देखें तो जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी, जो एक एक्सपेंडिंग या यूथफुल डेमोग्राफिक रिजीम के अंदर जो एक तरह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत रैपिड थी, बहुत तेज थी, वो यहाँ एक कंट्रोलिंग रूप में हमें देखने को मिली। और डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो जन्म दर थी या टोटल जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी उसमें हमें जो है गिरावट यहाँ हमें देखने को मिला। और एक जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर जो एक वेरिएशन जहां हमें एक्सपेंडिंग या यूथफुल डेमोग्राफी में देखने को मिला था, वो इतना इसमें नहीं रहा। लेट एक्सपेंडिंग डेमोग्राफिक की जब हम बात करते हैं, परवर्ती प्रसरणशील की हम बात करते हैं, जो भारत को अगर हम वर्तमान में शामिल करते हैं, ये इस तरह के सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भारत को डेमोग्राफिक इस ट्रांजिशन जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम कहाँ शामिल करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं इसको हम तीसरी स्टेज में भी शामिल कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं सेकंड जो स्टेज है उसकी सेकंड जो अवस्था है जिसको हमने लेट एक्सपेंडिंग डेमोग्राफी कहा है, उसमें हम यहाँ भारत को शामिल करते हैं। अब आता है जो चौथी अवस्था जो है लो फ्लक्चुएटिंग और मैच्योर डेमोग्राफिक रिजीम, या एक तरह से निम्न परिवर्तनशील या एक परिपक्व जो जनांकी की जो अवधि होती है। अब यहाँ एक स्टैटिक डेथ रेट और लोएस्ट बर्थ रेट, यानी यहाँ डेथ रेट जो है वो एक स्थिर हो गई है, जो कम हो गई थी, और जो बर्थ रेट है उसमें तेजी से गिरावट आई है। यानी जो जन्म दर जो है यहाँ पर एक तरह से जन्म दर और मृत्यु दर जो पहली स्टेज में जो हमें स्थितियां देखने को मिली थी वहां दोनों ज्यादा थी, डेथ रेट और बर्थ रेट, यहां दोनों ही कम हो गई। यानी यहां डेथ रेट को हमने स्टैटिक कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और जो बर्थ रेट थी वो भी कम हो गई। तो यहाँ जो एक तरह से स्थिर जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ एक तरह से जनसंख्या जो कंट्रोल की जो स्थितियां हैं, विशेषकर जो डेवलप्ड जो कंट्रीज है, वो एक तरह से इस चौथी अवस्था के अंदर उसको हम जो लो फ्लक्चुएटिंग और मैच्योर डेमोग्राफिक रिजीम है उसके अंदर हम जो चौथी अवस्था की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर उसको हम शामिल कर सकते हैं। अब जो लास्ट जो स्टेज है, स्टेज जिसको हम थर्ड भी कह लें या स्टेज फिफ्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो सेकेंड स्टेज था
उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। अब यहाँ जो स्टेज 3 या स्टेज 5 है, जिसको हम जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रिजीम या शून्य जनसंख्या अवधि के अंदर शामिल करते हैं, इसकी ये विशेषताएं हैं कि यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो लगभग इक्वल हो जाती हैं, यानी आपकी जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो स्थिर हो गई। और यहाँ कुछ इस तरह की स्थितियां भी हमें देखने को मिलती है कि यहाँ जो जन्म दर है वो बहुत नीचे चली जाती है। समटाइम्स लो एंड हाई बर्थ रेट, ये फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेशों के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं कि जहाँ जन्म दर जो है वो नेगेटिव चली जाती है और वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। चाहे हम रशिया की बात करें या जर्मनी की बात करें या जीरो, जिसको हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ इज अदर जीरो और नेगेटिव, यानी नकारात्मक चली जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, चाहे ऑस्ट्रिया हो, बुल्गारिया हो, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुनिया, रोमानिया, इवन रशिया की हम बात करें। और इस 5th जो स्टेज है, यहाँ जो लिटरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्विस सेक्टर हावी हो जाता है, लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, लोग अपने रिसोर्सेज के ऊपर अवेयर हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, डिपेंडेंट जो लोग हैं उनसे वो बचना चाहते हैं, तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं विभिन्न देशों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और नेगेटिव पॉपुलेशन के कारण चाहे रशिया जैसे देश हैं वो एक तरह से उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो जन्म दर है, जो बर्थ रेट है, उसको बढ़ाकर अपने पॉपुलेशन का जो एक नेगेटिव या नकारात्मक जो जनांकीय जो स्थितियां वहाँ देखने को मिल रही है उसको वो नियंत्रित कर सके। इस तरह से यहाँ हम इस डायग्राम से भी इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को आपको समझा सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है कि जो चीज आप लिख रहे हो उसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करें। यहाँ हमने वही जो 5 जो अलग अलग स्टेज थी उनकी हमने बात की, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, और आधार जो था वो बर्थ एंड डेथ रेट है, वो भी जो 1000 लोगों के ऊपर पर ईयर की जब हम बात करते हैं। यहाँ 3 लाइनें हमने दिखाई हैं। यहाँ से अगर हम देखें, ये एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर हमने बर्थ और डेथ रेट को यहाँ हम शो कर रहे हैं, ये टोटल पॉपुलेशन को हम दिखा रहे हैं। ये जो लाइन है येलो वाली, ये टोटल पॉपुलेशन को हमें दिखा रही है कि यहाँ पॉपुलेशन कम थी, फिर टोटल पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई और एक स्तर के ऊपर जाके पॉपुलेशन वापस नीचे आ रही है। यहाँ अपर जो लाइन जो कर्व है ये बर्थ रेट को दिखा रहा है, जबकि ये जो डेथ रेट है, लोअर जो कर्व है जिसको डार्क ब्लू लाइन है उससे हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ जब अगर हम हाई स्टेशनरी उस स्टेज की बात करें या प्रारंभिक स्टेज की हम जब बात करते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डेथ रेट और बर्थ रेट के अंदर एक तरह से समानांतर ये रेखाएं चल रही हैं, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो लगभग स्टेबल होती है या एक तरह से स्थिर रहती है ना। यहाँ पे बर्थ रेट और जो डेथ रेट है दोनों हाई हैं। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, नेचर जो है पॉपुलेशन की नेचुरल जो इंक्रीज है वो स्टेबल और स्लो इंक्रीज होगी। अब यहाँ रीजन ऑफ चेंजेस इन बर्थ रेट वो बाद में हम यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं। जब सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज की हम बात करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो दूसरी स्टेज है एक्सपेंडिंग स्टेज की जब हम बात करते हैं, यूथफुल स्टेज की हमने जब बात की थी, तो यहाँ बर्थ रेट उच्च बनी हुई है, हाई बनी हुई है, लगभग वही 37-35 के आसपास बनी हुई है, जबकि यहाँ जो डेथ रेट है उसमें तेजी से गिरावट आई है, यानी बर्थ रेट हाई और डेथ रेट जो है फॉल्स रैपिडली बहुत तेजी से गिरी है। अगर हम एग्जांपल्स यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेज की बात करें तो जो ट्राइब्स जो रिमोट एरियाज में रहती है उनको हम यहाँ शामिल करते हैं, फुल रिमोट जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ इस तरह फर्स्ट स्टेज हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ अगर आप वर्तमान में सेकंड या एक्सपेंडिंग स्टेज की बात करें तो इजिप्ट की बात करें, केनिया की बात करें, इवन इंडिया की भी हम बात करें तो इसमें वेरिएशन हमें इंडिया के अंदर प्रादेशिक स्तर पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट जो है वो तेजी से गिरती है। इसके कारण यहाँ एक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हमें सेकंड स्टेज के अंदर और वेरी रैपिड इंक्रीज जो है वो पॉपुलेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ
की स्थिति अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज की हम बात करें कि यहाँ जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि मैनी चिल्ड्रंस नीडेड फॉर फार्मिंग, मैनी चिल्ड्रन डाई इन अर्ली एज, रिलीजन, सोशल एनकरेजमेंट, नो फैमिली प्लानिंग। यानी यहाँ लिटरेसी रेट नहीं है, लोगों को अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ कोई इनोवेशंस की या इस तरह के तात्कालिक जो सामाजिक जो जड़ताएं जो थी, कुरीतियाँ जो थी, वो बनी हुई रहती हैं। इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें जो डेथ रेट में ज़रूर उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जो जन्म दर है वो उच्च बनी हुई रहती है। अब यहाँ जब फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि मैंने कहा कि ये लिटरेट नहीं है, लोगों के पास इनोवेटिव आधार नहीं है, लोग प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन तो यहाँ डिजीज, फेमाइन, भुखमरी या गरीबी, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी नहीं है। इस कारण से इस तरह की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं लेट एक्सपेंडिंग की बात करते हैं, तीसरी स्टेज की बात करते हैं। और इसको जब हम बात करते हैं तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ हम देख पा रहे हैं, चाहे वो सेकंड स्टेज हो चाहे वो थर्ड स्टेज हो, यहाँ हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जाकर जो जन्म दर है, जो बर्थ रेट है, उसमें तेजी से गिरावट आ रही है, जबकि जो आपकी जो डेथ रेट है या मृत्यु दर है उसमें बहुत ज़्यादा जो फॉल है वो हमें एक स्टैटिक स्थिति जो है हमें देखने को मिलती है तीसरी स्टेज के अंदर। बर्थ रेट में फॉलिंग, इसके अंदर हम अगर कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील को हम यहाँ शामिल कर सकते हैं। और जो बर्थ रेट है उसमें और फॉल्स मोर स्लोली, यानी डेथ रेट कम हो रही है लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। और इंक्रीज जो स्लो डाउन है जनसंख्या की, जो ग्रोथ जो सेकंड स्टेज में थी वो उतनी नहीं रहती, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। कारण यही है कि आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो सुविधाएं बढ़ जाती हैं, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है, लोगों के पास इनोवेशन, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़ जाती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें परिवर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम चौथी स्टेज लो स्टेशनरी जो स्टेज है उसकी हम बात करें तो यहाँ जो परिवर्तन जो हमें देखने को मिला, यहाँ पुनः एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज में जो हाई स्टेशनरी थी और लो स्टेशनरी थी, यहाँ पे दोनों ग्रोथ, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आ जाती है। और यहाँ जनसंख्या जो स्टेबल हो जाती है या स्लो इंक्रीज होती है, बहुत स्लो इंक्रीज होती है, जैसा कि हम यहाँ दोनों को देख पा रहे हैं। और एक स्थिति जो चौथी अवस्था के अंदर लास्ट में पहुँचते पहुँचते जन्म दर और मृत्यु दर एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। और ये स्थिति जो है यूएसए, जापान, फ्रांस और यूके में हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। और फिफ्थ स्टेज के अंदर ऐसी स्थितियाँ भी हमें देखने को मिलती है कि यहाँ जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। नेगेटिव जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, विशेष जर्मनी की बात करें, रशिया की बात करें, तो वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है। कारण फैमिली प्लानिंग, गुड हेल्थ, इम्प्रूविंग स्टेटस ऑफ विमन में एम्पावरमेंट आता है, तो वो अपने अधिकारों के प्रति और अपने डिसीजंस के प्रति अवेयर होती हैं। जो शादियां हैं वो अर्ली स्टेज में नहीं होती, क्योंकि महिलाएं एम्पावर्ड होने के कारण वो अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जागरूक होती है। तो इस तरह की इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर इस डायग्राम से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यही बात हम यहाँ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। इसने या टोटल पॉपुलेशन को हमने दिखाया नहीं है, लेकिन ये जो स्थितियां हैं हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है, जिसको हमने विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उसमें समझाने की कोशिश की है, तो कई बार इसको क्रिटिक किया जाता है, आलोचना की जाती है कि थॉमसन और नोटिस्टी ने जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी दी है उसका जो आधार है वो केवल यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो अनुभव हैं उनके आधार पर दिया गया है। इसको पूरे विश्व के ऊपर लागू करना जो है वो एक तरह से अतिशयोक्ति होगी, नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर देश की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं अलग होती हैं, वहाँ का विकास का स्तर अलग अलग होता है, इसके कारण से इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। और ये जो डेथ रेट और जो बर्थ रेट है, इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करना भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब हम आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते आंकड़ों को संकलित करने के, तो आप उन स्टेजों को साइंटिफिकली क्लासिफाई कैसे कर पाएंगे। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है
उसको आज हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि जो लोग जो देश गरीब हैं, जहाँ पॉवर्टी है, जहाँ पे सामाजिक संरचनाएं बड़ी जटिल हैं, अभी भी लोगों में रूढ़िता की स्थितियां देखने को मिलती है, तो नो डाउट वहाँ पर जो डेथ रेट है वो हमें अधिक देखने को मिलती है। अगर हम भारत की बात करें तो साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है, लोगों में नवाचार ज़्यादा है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ की जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। जबकि नॉर्थ इंडिया की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, हम चाहे झारखंड की बात करें, इवन राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर और मेडिकल फैसिलिटीज का जो स्तर है साउथ के स्टेट से काफ़ी वीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो साउथ के स्टेट्स की तुलना में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो यही जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट दी जा रही है तो उसका एप्लीकेबल क्या है, उसकी प्लानिंग के अंदर क्या यूज हो सकता है, तो हमें जरूरी ये है कि अगर हम भारत के संदर्भ में भी कोई नियोजन का काम करते हैं तो साउथ के जो स्टेट्स जो हैं वह क्या कारण है कि वहां पर जन्म दर भी कम हुई, मृत्यु दर भी कम हुई, वहां पे जो लिटरेसी भी ज्यादा है। तो उस तरह के जो प्रयास हैं, जो नवाचार हैं, जो इनोवेशंस हैं, वो उन क्षेत्रों के अंदर भी हमें प्रसारित करने होंगी जिससे कि हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकें, विमेंस की जो स्थिति है उनको हम एम्पावर्ड कर सकें, चाइल्ड्स जो बच्चे हैं जिनमें मल न्यूट्रिशन या कुपोषण की जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकें, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकें। तो ये जो आपके अनुभव जो होते हैं, जो एक पढ़ने से, देखने से, समाचारों के माध्यम से जो आप में डेवलप होते हैं, वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। कॉन्सेप्ट नो डाउट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर वो बेसिक चीज आपके दिमाग में रहती है, लेकिन जब आपको सवाल को आपके ज्ञान से जोड़कर पूछा जाता है, आप क्या सोचते हैं, कैसे उसको एप्लीकेबल बना सकते हैं, भारत के संदर्भ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, सिविल सर्विसेज में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, तब आपको ये रटने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो काम नहीं आती। आप जो रेगुलर स्टडी करते हैं विभिन्न स्टेट्स का, जब बजट आता है, बजट में विभिन्न जो योजनाएं चलती हैं किस क्षेत्र के लिए चल रही हैं और किन किन एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह का हो रहा है, तो वो आपके जो अनुभव है वो इस तरह के जो सवाल है उनको हल करने में सहायक होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो कोई क्वेरीज होती हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।